बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और प्रीवियस लेक्चर में हमने उन्वान सबक मिर्ज़ा गालिब के दातो ख़साइल के पेज नंबर 8 और 9 की रीडिंग की थी। आज हम जो 9 और 10 9 हाफ जो हमारा रह गया था और साथ में 10 जो पेज नंबर है उसकी हम रीडिंग करेंगे और उसमें से जो मुश्किल अल्फाज के मायने होंगे वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो लेड पेंसिल जो है वो अपने हाथ में पकड़ लें ताकि साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँ वो आप साथ साथ करते चले जाएँ। तो जी बेटा, ये देखें, ये हमारा सबक है मिर्ज़ा गालिब के दातो ख़साइल पेज नंबर 8, जिसकी हम रीडिंग जो है वो कल कर चुके थे। आज जो है हम पेज नंबर 9 जो हमारा हाफ रह गया था उसकी रीडिंग करेंगे और उसके साथ पेज नंबर 10 की रीडिंग करेंगे। तो पेज नंबर 9 पर देखें, बावजूद ये कि यानी इसके बावजूद कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, यानी उनकी आमदनी बहुत कम थी, मगर ख़ुददारी और हिफ्ज़ वज़ा यानी उनका रख रखाव जो था वो कभी भी उसे हाथ से ना जाने देते थे। और उमराव अमायत से बराबर की मुलाकात थी, यानी कि शहर के जितने भी अमीर और रईस थे उनसे उनकी मुलाकात थी, यानी उनसे उनका मेल जोल था। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे। पुराने ज़माने में या मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में जो लोग थे वो पालकी पर सफ़र करते थे और जिसे ग़ुलाम जो है वो साइडों से उठाते थे और बीच में एक बग्गी टाइप या एक पालकी होती थी जहाँ पर उमरा जो है वो बैठे हुए होते थे और साइडों से दूसरे आम लोगों ने जो था वो उसे उठाया हुआ होता था। तो मिर्ज़ा गालिब जो थे वो कभी भी पालकी या हवादार के बगैर जो है वो कभी भी बाहर ना निकलते थे। अमायत शहर में से जो लोग इनके मकान पर आ जाते थे ये भी इनके मकान पर ज़रूर जाते, यानी जो एक बार इनसे मिलता ये दोबारा उनसे लाजमी जो थे ये मिलते थे। अच्छा जी, एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम के मकान पर आए। मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कि मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा कि आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मुझको फ़लाँ साहब का आना देना था। अव्वल वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया हूँ, यानी किसी का एक आना जो है वो वापस करना था। पहले मैं उसे वापस करके आया हूँ और फिर यहाँ आया हूँ। एक दिन दीवान फ़ज़लुल्लाह मरहूम चुरट में सवार होकर, यानी सवारी, चुरट सवारी का नाम है, सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बग़ैर मिले निकल गए। यानी दीवान फ़ज़लुल्लाह मरहूम जो थे वो एक सवारी थी उसमें सवार थे और मिर्ज़ा साहब के मकान के आगे से गुज़र जाते हैं और इन्हें मिलते नहीं हैं। तो मिर्ज़ा को जब मालूम होता है तो कहते हैं कि मैंने एक रुका दीवान जी को लिखा है। मज़मून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई, यानी शर्मिंदगी हुई कि शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रें और मैं सलाम को हाज़िर ना हूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वो नहायत शर्मिंदा हुए और इसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने को आए। यानी मिर्ज़ा गालिब उन्हें ख़त लिखकर ये एहसास दिलाते हैं कि वो उनके मकान से जो है बग़ैर मिले जो है वो गुज़र गए हैं और उनसे मिले नहीं हैं और फिर उन्हें शर्मिंदगी होती है कि वो मिर्ज़ा साहब से मिलकर नहीं आए बल्कि उनके दरवाज़े के सामने से वैसे ही गुज़र गए हैं। फ़वाका, फ़वाका का मतलब होता है फल। फ़वाका यानी फल में आम इनको बहुत मरगूब था। मरगूब यानी पसंद था मिर्ज़ा गालिब को। आमों की फसल में, यानी जब आमों का मौसम होता था तो इनके दोस्त दूर दूर से इनके लिए उम्दा उम्दा आम भेजते थे और ख़ुद अपने बाज़ दोस्तों से तकाज़ा करके आम मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मुसाहिबों यानी चंद साथियों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, बाग़े हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे। ये बाग का नाम है। आम के पेड़ रंग बिरंग के आमों से लद रहे थे, यानी कि आम जो थे, आमों से जो थे पेड़ वो भरे पड़े थे।
सीज़न था आमों का, इसलिए जो आमों के पेड़ थे वो आमों से बहुत ज़्यादा लदे पड़े थे, यानी फल जो है वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ था आम का। यहाँ का आम जो होता था इस बाग का आम, वो बादशाह या सलातीन सुल्तान या बेगमात जो उनकी बेगम होती थी उनके सिवा किसी को मैसर नहीं आ सकता था। यानी कि जो अमीर अमीर बादशाह या सुल्तान या इस तरह के अमीर लोग होते थे, सिर्फ वो आम उन्हीं को मैसर होता था। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखती हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और इसी रोज़ एक महंगी उम्दा उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई, यानी एक पेटी जो थी वो मिर्ज़ा गालिब को जो थी वो अच्छे अच्छे आमों से भरकर जो है वो भिजवाई। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सेर ना होती थी, यानी कि किसी तरह भरती ना थी। अहले शहर यानी शहर के जो लोग थे तोहफ़तन भेजते थे, ख़ुद बाज़ार से भी मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सगात यानी कि बतौर तोहफ़ा के तौर पर आता था, मगर हज़रत का जी नहीं भरता था, यानी मिर्ज़ा गालिब का दिल नहीं भरता था। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम नाकिल थे, यानी कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम ने लिखा है, नकल किया है या लिखा है कि एक सोहबत में मौलाना फ़ज़ल हक़ और दीगर अहबाब यानी दीगर साथी जो थे वो मौजूद थे, और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था। यानी आम के बारे में हर एक शख्स अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके, यानी सब ने अपनी अपनी राय दे दी, तो मौलाना फ़ज़ल हक़ ने मिर्ज़ा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो, यानी तुम भी इजहार करो कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि आम में मज़ीद क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाज़रीन हंस पड़े। ये यादगार गालिब से जो है ये उन्वान आपकी बुक में शामिल किया गया है। ये मैं पहले भी आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। ये जो ये जो रीडिंग की है इसे आप अभी 2 से 3 दफ़ा जो है वो रिवाइज़ करें। जो मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने कहा है उसे जो है वो आप नोट कर लें। इसके बाद हम अभी मश्की सवालात करेंगे, उससे पहले ये रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबक को एक बार फिर से दोबारा से पढ़ें क्योंकि हमने इसका खुलासा भी राइट करना है।